আমরা আজকে সিপিআইএম পূর্ব বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট কমিটির পেজে লাইভ আছি। হ্যাঁ, আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন কৃষক আন্দোলনের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব কমরেড বিজু কৃষ্ণন। বিজু কৃষ্ণনকে আমরা কিছু প্রশ্ন করতে চাই। উনি আমাদের সঙ্গে আজকে সাক্ষাৎকারে বসেছেন। আমাদের প্রথম প্রশ্ন, ভারতবর্ষে এই যে নয়া উড়ান নীতির যে সমস্যা, এই সমস্যা কিভাবে কৃষি ক্ষেত্রকে এফেক্ট করছে, প্রভাবিত করছে? सबसे बड़ा जो दिक्कत जो नव उदारवादी आर्थिक नीतियों के चलते इसमें हम लोग देखे कि सरकार किसानों को जो अनुदान देती थी उसमें कटौती करते हुए पूरा का पूरा बड़े कॉरपोरेट कंपनियों को खुला छूट दिया है। इसमें लागत खर्च बढ़ते गया है और सरकार किसानों के फसलों को सही दाम नहीं दे रहा, जिसके चलते किसान कर्ज में डूब रहे और पिछले 35 साल में लगभग सरकारी आंकड़ों के तहत लगभग 10 लाख किसान, खेत मजदूर और दिहाड़ी मजदूर हमारे देश में खुदकुशी करने में मजबूर हुए, आत्महत्या करने में मजबूर हुए। और ये सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं, इसमें बहुत से राज्य जो है सच नहीं कहते। जैसे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बताते हैं कि 0 आत्महत्या यहाँ हुए, जो सच नहीं है। हम खुद गए हैं किसानों के घरों में जहां आत्महत्या हुआ है। ये सबसे बड़ा किसानों के साथ जो धोखा ये नीतियों के चलते है। इसमें विदेश से कम दाम में जो फसल यहाँ आ रहा है, जिससे कि यहाँ पे प्राइस क्रैश, दाम बहुत घट रहा है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। किसान खेती को छोड़ने में और जो जमीन रखने वाले जो किसान है वो फिर खेत मजदूर या दिहाड़ी मजदूर बनने में मजबूर हो रहे। उस तरीके का एक स्थिति हमारा देश में है। আমাদের দেশের কৃষিকাজের যে অসম বিকাশ, সেই অসম বিকাশ কিভাবে এই সামগ্রিক মুভমেন্টকে এবং কৃষিকে কিভাবে এফেক্ট করছে? जो हमारे देश में कृषि का विकास का अगर देखें, जो पूंजीवादी विकास का जो प्रक्रिया रहा हमारे देश में, आजादी से 91 तक का अगर समय हम देखें, इसको राज्य संपोषित पूंजीवादी विकास का दौर कहेंगे। और 91 के बाद का नव उदारवादी आर्थिक नीतियों का दौर कहेंगे। ये जो नीतियों के चलते यहाँ पे एक तो भूमि सुधार जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हमारे शासक वर्ग जो है, जो पूंजीवादी वर्ग जो है, वो यहाँ के सामंतवादी वर्ग के साथ एक समझौता करते हुए पूरा का पूरा ये भूमि सुधार का एजेंडा जो है इसका पूरा सबवर्ट किया है। इस तरीके का एक स्थिति रहा। सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर और केरल और पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भूमि सुधार और किसानों को जो सही में जोतने वाले हैं उनको जमीन देने का काम हुआ है। এর ফলে যে সমস্যা, এই সমস্যার কিভাবে আমরা মোকাবিলা করব? एक तो बहुत से जगहों पर इसके चलते एक असमानता है और कुछ लोग जमीन का पूरा केंद्रीकरण कुछ लोगों में, आज भी एक बहुत बड़ा तबका भारत में भूमिहीन है या फिर बहुत छोटा जमीन का टुकड़ा रखते हैं। इसके चलते वो जो शोषण जो है बहुत ज्यादा इनके ऊपर हो रहा है, चाहे वो बड़े व्यापारी हो, बड़े जो बिचौलिया हो या कॉरपोरेट कंपनियों का शोषण इन पर हो रहा है। कुछ ग्रामीण गरीब जो है, जैसे पुराने साहूकार है या जो पूंजीवादी जो जमींदार है या पुराने सामंतवादी जमींदार है, उनके लोग जो है आज राजनीति पर और उसके साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उनका दबदबा है, जिसके चलते जो शोषित तबका है आज भी जो आमतौर पर अगर भूमि सुधार होती है तो जो उत्पादक ताकतों को, जो प्रोडक्टिव फोर्सेस उसको अनलीश करने का जो बात है वो नहीं हो पाया। इसलिए भारत का खेती जो है, जिस पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस पैमाने पर उत्पादकता वगैरह बढ़ने का बात है और उसका जो आमदनी है, किसानों को उसका फायदा मिलने का बात है, वो नहीं हुआ। और उसके साथ साथ अगर भूमि सुधार होती, उसके बाद जो सहकारी क्षेत्र को
बढ़ावा देना, सरकारी या सहकारी क्षेत्र में ऋण, कम ब्याज दर में ऋण देना, और उतना ही नहीं, उत्पादन, मूल्यवर्धन और जो मार्केटिंग, इसमें उनका हस्तक्षेप, ये सभी हमारे देश में नहीं हुआ, जिसके चलते किसानों का बड़ा शोषण हो रहा है। এখন কৃষিকাজে টেকনোলজির প্রচুর ব্যবহার হচ্ছে, এর ফলে এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কার যারা, তাদের কাজ অনেক ক্ষেত্রে চলে যাচ্ছে। এই বিষয়টাকে আমরা কিভাবে মোকাবিলা করতে পারি? बहुत से जगहों पर जिस तरीके से मैकेनाइजेशन हुआ है टेक्नोलॉजी के नाम पर, उससे खेत मजदूर को रोजगार का मौका पूरा का पूरा चला गया। इसको एक तो खेत मजदूर का जो श्रम को आसान करने का कार्य, उनका काम को आसान करने का टेक्नोलॉजी जो है उसको लागू करने का जरूरत है। उसके बजाय बड़े पैमाने पर पूरा का पूरा एक मशीन या एक हार्वेस्टर को रख के पूरा जब हार्वेस्ट किया जा रहा है या खेती में लगाया जा रहा है, तो खेत मजदूर को रोजगार का अवसर नहीं है। या फिर सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए, जिससे कि खेत मजदूर को, जो अभी नरेगा का बात है उसमें 100 दिन का रोजगार, हमारा मांग है 200 दिन का रोजगार होना चाहिए। 200 दिन का रोजगार जब होगा, उसमें अगर रोजगार नहीं मिलता तो बेरोजगारी भत्ता होना चाहिए, और किसान का जो मदद करने के लिए कैसे खेत मजदूर को खेती से जुड़े हुए कार्य में हस्तक्षेप करे और रोजगार का अवसर उनको हम लोग उपलब्ध कराए, ये बहुत जरूरी बात। বর্গাদার উচ্ছেদকে রোধ এবং ভূমিহীন কৃষকদের জমিদানে কৃষক সভার কি ভূমিকা ছিল? कृषक सभा का जो किसान सभा का शुरुआती दौर से ही 1936 में जो अप्रैल 11 को किसान सभा बना, तब से लेके हमारा शुरुआती मीटिंग में ही जो दस्तावेज निकले, एक तो जोतने वालों को जमीन, और जो बर्गादार है उनको, उनका हकों को बचाने का संघर्ष हम लोग तेज किए हैं। भूमिहीन का हक के लिए, जमीन का अधिकार के लिए हमारा संघर्ष रहा है। तो ये यहाँ पे भी हम जानते हैं कैसे पश्चिम बंगाल में सबसे स्फूर्तिदायक आंदोलन रहा है, तेबागा का जो आंदोलन है, बहुत उसमें कुर्बानी देते हुए किसान उनका हक जीते। उसी तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में भी जमीन का संघर्ष के लिए बहुत बड़े आंदोलन, हमारे केरल में कयूर, पुन्नप्रवायलार, करिवल्लूर आंदोलन, उसके साथ साथ जैसे सुरमा वैली का आंदोलन रहा है, बेटरमेंट लेवी के खिलाफ पंजाब और कर्नाटक वगैरह में बड़े आंदोलन, जिसमें काफी लोग शहीद भी। इस तरीके का एक आंदोलन हमारा रहा है। आज के दिन जो बटाईदार का, खास करके भाग चासी का जो हकों को बचाने के लिए कुछ राज्यों में, जैसे बंगाल में जिस तरीके से ऑपरेशन बरगा लागू करते हुए वामफ्रंट सरकार भागचासी को उनका हक दिलाने का काम किया है, आज भी बहुत से राज्यों में, जैसे ओडिशा है, जहाँ पे लगभग 80% जो है भागचासी काम करते, पर उनको ना उनका जमीन पर उनसे कभी भी बेदखली हो सकता है, उनको फसल के लिए ऋण नहीं मिल रहा है, जो अलग अलग सरकार के स्कीम्स है उसका बेनिफिट उनको नहीं मिल रहा है, और वो सभी जो जमींदार है या भूमि का जो मालिक है, उन्हीं को ये सब फायदा मिल रहा है। ये भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल से स्फूर्ति लेते हुए हम लोग आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में अभी बटाईदारों का, भागचासी का संगठन भी बना है, उनके लिए लाइसेंस कार्ड और उनको कृषि ऋण, ये सब का संघर्ष भी कर रहे हैं। ধনী, মধ্যবিত্ত, গরিব এবং যারা ভূমিহীন কৃষক, এদের সবার মধ্যে কনসলিডেশন ঘটিয়ে একটা ঐক্যবদ্ধ কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলাতে এআইকেএস এর কি ভূমিকা থাকতে পারে? अखिल भारतीय किसान सभा शुरुआती दौर से ही हम लोग का मानना है, हमारा संगठन जो है भूमिहीन, गरीब और छोटे किसान, मझोले किसान का एक संगठन है मुख्य रूप से। पर हम उसमें मानते हैं ये जो आर्थिक नीतियां है या किसान विरोधी नीतियां है, उसके खिलाफ
व्यापक एकता बनाने का जरूरत है। उसमें अमीर किसान जो है उनका भी एक तबका जो आज के दिन खास करके अभी नव उदारवादी नीतियों का दौर में उनको भी कुछ दिक्कतें झेलना पड़ रहा है, तो उनको भी इस व्यापक एकता में हम लामबंद करने में कोशिश भी किए हैं और सक्षम भी हुए। खास करके 2014 के बाद जो भूमि अधिकार आंदोलन बना, भूमि अधिग्रहण के खिलाफ और भूमि का अधिकार के लिए, वनाधिकार के लिए, उसमें काफी ऐसे संगठन थे जो अमीर किसान के भी लोग उसमें शामिल थे। उसके साथ साथ जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी और संयुक्त किसान मोर्चा जो ऐतिहासिक आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर किया 380 दिन का, उसमें भी धनी किसान के भी काफी संगठन, काफी लोग उस आंदोलन में हमारे एकजुटता में साथ रहे। हम इसको मुद्दा आधारित एकता बताते हैं, इश्यू बेस्ड यूनिटी, जो हमारे वर्गीय एकता जो है, जो एक वामपंथी संगठन का समझ है, उससे हट के एक मुद्दा आधारित एकता। हमारे बीच में हर मुद्दे पर सहमति ना हो, पर जो किसानों को के मुद्दे जो है, उनके अहम मुद्दों पर एक सहमति बनाने में हम लोग सक्षम हुए। पर हम लोग को ये भी देखने को मिला कि एकजुट संघर्ष में और भी मुद्दों में ये सहमति, आम सहमति बनते हुए हम लोग देखने को मिला, जो एक सकारात्मक एक बात है। এই সময়ে সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের কি সমস্যার আমরা মুখোমুখি হচ্ছি? संगठित किसान आंदोलन में क्या समस्या है? एक तो कृषि संकट और उससे जुड़े हुए किसानों का जो समस्या है, उसको हम हल करने में कितना हद तक सक्षम है। आज जो सत्ता में है केंद्र सरकार, भाजपा का या फिर उससे पहले कांग्रेस का भी सरकार रहे, ये शासक वर्ग के दल है, और ये लोग जो नीतियां लागू कर रहे हैं, ये नव उदारवादी नीतियां, उसके हम लोग के आंदोलन के बावजूद एक इनसेंसिटिव सरकार रहा है। तो हमारे मांगों को मनवाना उतना आसान नहीं, जब तक व्यापक एकता बनाए और बड़े पैमाने में लोगों को लामबंद कर पाए। तो जहां जहां हम लामबंद कर पाए, वहां पे हमारा एक रिजल्ट ओरिएंटेड आंदोलन भी हुआ, फसल बीमा के लिए, फसल का सही दाम के लिए, परचेसिंग सेंटर के लिए, ये सब हम लोग कर भी पाए। एक चीज है, इतने बड़े एक देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग संगठन है, किसानों का संगठन, उसमें कुछ संगठन ऐसे भी है जो सरकार के साथ जुड़े हुए संगठन है या शासक वर्ग के संगठन है। उनका जो रोल रहा है, ये पूरा का पूरा किसान विरोधी रोल रहा है, सिर्फ सरकार के नीतियों को बढ़ावा देने का रोल रहा है। ये आम तौर पर जो एकजुट आंदोलन है, उसको कमजोर करने का भी उनका रोल रहा है। पर हमारा जो पिछले 10-11 साल का तजुर्बा है, अनुभव है, उसमें हमको देखने को मिल रहा है कि ये जो एकता जो है, हम और व्यापक बनाने में और उस लंबे समय तक उस एकता को कायम रखने में जो 2014 से हम लोग का कोशिश रहे, 2020 में जो संयुक्त किसान मोर्चा बना, वो आज भी एकजुट है। और उतना ही नहीं, मजदूर वर्ग के साथ भी, जो उनके केंद्रीय ट्रेड यूनियन का संगठन है, उनके साथ भी तालमेल के साथ हम लोग नव उदारवादी नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। কৃষকদের আন্দোলনে সংস্কৃতির কি ভূমিকা থাকতে পারে? नहीं, हम लोग जो संस्कृति जो है, खेती से जुड़ा हुआ है। हम लोग जानते हैं, खेती में जो मजदूर हो या किसान खेती में लगे हुए, जब काम में लगे रहते, तभी उनके बीच का गान वगैरह भी रहे, वो उनके दुख दर्द के बारे में रहे, उनके सपनों के बारे में रहे, ये सब है। पर आज भी जिस तरीके से आरएसएस का हस्तक्षेप है, संघ परिवार का हस्तक्षेप है, तो जरूर सांस्कृतिक रूप से हम लोग का हस्तक्षेप को भी बढ़ावा देने का जरूरत है। और पूरा देश भर में अखिल भारतीय किसान सभा का जो है, इस दिशा में हम लोग का पहल रहा है। और बहुत से राज्य है ऐसे हैं जहां पे
सांस्कृतिक हमारे भी एक ग्रुप भी हमारे बातों को ले जाने में, पर जरूर इस दिशा में और भी ज्यादा हमारा और सक्रिय रूप से इसमें हस्तक्षेप करने का जरूरत है, क्योंकि हमलेवार जो है बहुत ताकतवर है। उसके खिलाफ उनका जो दक्षिणपंथी एक संस्कृति है, उसके खिलाफ एक प्रतिरोध खड़ा करने के लिए ये बहुत जरूरी है। हम मानते हैं कि आज के दौर में सांस्कृतिक जो मंच वगैरह है, किसान सभा से जुड़े हुए या अन्य प्रगतिशील संगठनों से जुड़ा हुआ है, ये बहुत ही जरूरी है। ভারতের মতন দেশে এগ্রিকালচার বেস ইন্ডাস্ট্রির কতটা প্রয়োজন এবং কতটা সম্ভাবনা? भारत जैसे एक जगह पर जहाँ पे आज भी 70% के आसपास लोग या तो सीधा खेती से जुड़े हैं या किसी ना किसी तरीके से खेती से उनका आमदनी का जरिया खेती से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे बहुत जरूरी है कि एग्रो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का बहुत जरूरी है। हम इसमें मानते हैं कि सहकारी क्षेत्र सहकारी ऋण को उतना ही नहीं, उत्पादकता बढ़ाने के लिए, फिर मूल्यवर्धन वैल्यू एडिशन के लिए और उसका मार्केटिंग बाजार में बेचने में, ताकि जो मूल्यवर्धन का जो फायदा है उसको किसान को और खेत मजदूर को उसका फायदा मिले, एक कलेक्टिव रूप से हस्तक्षेप करने का जरूरत है। इससे ये जरूर आज के दिन युवाओं के लिए, जो हमारे किसान खेत मजदूर बटाईदार के परिवार से आते हैं, उनके बच्चों के लिए भी रोजगार का अवसर भी गांव में या ग्रामीण इलाकों में भी हम लोग उपलब्ध करा सकते हैं। আজকে শেষ প্রশ্ন, কৃষকদের আন্দোলনে নতুন প্রজন্মের সদস্যরা কিভাবে যুক্ত হতে পারে, পাশে থাকতে পারে? हमारे किसान आंदोलन अखिल भारतीय किसान सभा आज के दिन देश का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। हमारे भारत में 27 राज्यों में और 1,53,00,000 से ज्यादा हमारा संगठन का सदस्यता है, पर हम लोग मानते हैं ये बहुत कम है। और हमारा 2017 में जो हिसार सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में 34वां अखिल भारतीय सम्मेलन, हम लोग का नारा था हर गांव में किसान सभा, हर किसान किसान सभा। इसको अगर हम सच कर पाए, देश के हर गांव तक हम लोग संगठन को व्यापक कर पाए, तभी हम जो शासक वर्ग के किसान विरोधी नीतियां है इसको हम रोक सकते हैं और वैकल्पिक नीतियों का, किसान हित के नीतियों का, खेत मजदूर के हित के नीतियों को लागू करने के दिशा में जा सकते हैं। इसमें बहुत जरूरी है युवा साथी, महिलाओं को और फिर जो शोषित तबका है इनको लामबंद करने का जरूरत है। और उस दिशा में अखिल भारतीय किसान सभा आज पूरे देश भर में हम लोग महिला किसान कन्वेंशन, युवा किसान कन्वेंशन, इसको हम लोग आयोजन कर रहे हैं और जिसमें हमको कुछ तो रिजल्ट भी हम देखने को मिल रहा है। नतीजा इसमें है कि बहुत जगहों पर युवा, खास करके आंदोलन जो 2020 का जो आंदोलन रहा 380 दिन, उसमें भी युवाओं का बड़ा योगदान रहा। बहुत से राज्यों में छात्र आंदोलन के बाद युवा जो है किसान आंदोलन से जुड़ने का एक दिलचस्पी भी बढ़ा है। অনেক ধন্যবাদ কমরেডকে। আমরা আমাদের লাইভ সাক্ষাৎকার এখানেই শেষ করছি।